गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसेंट करियर पॉइंट के फेसबुक लाइव वेबिनार सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं आज का आपका होस्ट अविनाश इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए होस्ट करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम या सेशन आप कहेंगे, इसको कंडक्ट कराने का सिंपल सा पर्पस ये था क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से हमारे पास में स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, पेरेंट्स के इवन कॉल आ रहे थे कि सर बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में आता जा रहा है, क्या टॉपिक्स ये इस टाइम पे पढ़े, नीट एग्जामिनेशन होगा कि नहीं हो पाएगा। कोविड की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं रिवीजन में पैनिक हो रहा था क्योंकि पोस्टपोन हो गया 2 बार एग्जामिनेशन। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि एक सेशन, लाइव सेशन हमारे फैकल्टीज के साथ में, हमारे गेस्ट के साथ में आप लोगों के साथ करना चाहिए ताकि मैक्सिमम डाउट आपके इस सेशन से इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व हो सके। तो आज का जो ये लाइव सेशन है, ये बेसिकली हम लोग नीट पे फोकस करेंगे और नीट के अंदर भी आपका जो 50% कंटेंट जो कवर करता है, दैट इज बायोलॉजी सेक्शंस, उस पे अपन इसको टारगेट करेंगे। तो सेशन की मैं शुरुआत करता हूं और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी हम लोगों से लाइव जुड़े हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन को अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट आपसे जो भी कनेक्टेड हैं वो आज इस सेशन से बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले मैं आज के हमारे गेस्ट से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज के फर्स्ट गेस्ट हैं डॉक्टर पवन मारिया सर। पवन सर, वेलकम पवन सर। डॉक्टर पवन मारिया सर हैं, आप सर जूलॉजी फैकल्टी हैं और लास्ट 18 ईयर से आप मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जहां पे आपके द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट ना पहुंचा हो सर। तो मोस्ट वेलकम सर। ऑडिबल है सर पवन सर? पवन सर, आर यू गेटिंग द वॉइस? नहीं अब चलेगा। वाईफाई लॉन्च नहीं। पवन सर का सर ऑडिबल है? हेलो, हाँ सर ऑडिबल, मुझे आपका आवाज आ अविनाश रहा जी, है। आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे तक। आपको आवाज नहीं, सब हो सकता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ यस सर, क्लियर है सर, वेलकम है आपका। हाँ हाँ। ठीक, पवन सर के बाद में हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रमोद कुमार आर्य सर। प्रमोद कुमार आर्य बताएं सर अविनाश जी, को बताएं। हेलो सर। प्रमोद कुमार आर्य सर को बेसिकली स्टूडेंट पीके सर के नाम से भी जानते हैं और पीके सर भी लास्ट 18 ईयर्स एज अ बॉटनी फैकल्टी मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करा सर रहे नहीं हैं। हो रहा हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और बिल्कुल, थैंक यू सर। दोनों ही जो हमारे गेस्ट हैं लास्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस रख रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने में, और आज दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वन इज ऑफ डॉक्टर पवन मारिया एज अ जूलॉजी फैकल्टी एंड प्रमोद कुमार आर्या सर एज अ बॉटनी फैकल्टी। हमारा लास्ट आवाज सेशन नहीं में आ पा रही आपको, है अविनाश जी मेरी। मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे लास्ट सेशन में बहुत डिमांड आई थी कि सर पवन सर को भी आप वेबिनार में लेके आए, पीके सर को भी आप वेबिनार में लेके आए। तो आई होप सो आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो इच्छा थी वो पूरी हो गई होगी। पवन सर, क्लियर है आपकी आवाज मुझे मुझ आप तक आ या तो रही मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से आप? है? यस सर।
कौन सा? अविनाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओके। हाँ सर। मेरी आ रही है आपको आवाज? मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओके, आपकी आवाज मुझ तक आ तो रही है। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। चलो ठीक है सर, मैं स्टार्ट कर देता हूं सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, हाँ, कट कर आ रही है यार, प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा सर वो स्ट्रेस का रहेगा। बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो आप सबसे पहले मैं सभी देखने वालों का देखने वालों का सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आज के हमारे इस वेबिनार प्रोग्राम में। और साथ ही उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सिलेक्ट हुए हैं। हेलो सर। हाँ जी। अब तो आ रही है आवाज? क्लियर है? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन रहेगा जो कि स्टूडेंट की तरफ से है, बेसिकली वो मैं पूछना चाहूंगा बेसिकली स्ट्रेस के ऊपर। आज की तारीख में जो कोविड की सिचुएशन आई है सर, उस सिचुएशन की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोप अप नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज के ऊपर। दूसरा, रिजल्ट का भी प्रेशर है, एग्जामिनेशन भी वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंडक्ट हो ताकि हमारी प्रिपरेशन जो भी हमने ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करी है उसको इफेक्टिव वे में हम वहां पे इम्प्लीमेंट करके और कंप्लीट कर सके। तो वो जो स्ट्रेस है जो बेसिकली स्टूडेंट्स के दिमाग में भरा बैठा है कि क्या एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, रिजल्ट का प्लस पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का, तो उससे स्टूडेंट कैसे सर कोप अप कर पाएगा सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो वेबिनार में सभी का वेलकम है, और जो हमारे द्वारा पढ़ाकर बनाए गए डॉक्टर्स हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ढंग से सुना, ढंग से हमसे पढ़ के गए और आज पूरे इंडिया में अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेज में वो लोग पहुंचे हैं। उन सभी लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार है। और सभी देखने वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो अभी हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर पहले पढ़ चुके हैं या जो आगे आने वाले हैं, उन सभी लोगों का आज के इस वेबिनार में मैं भी वेलकम करता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली केवल स्टूडेंट्स का ही नहीं है, वो क्वेश्चन बेसिकली सभी लोगों के लिए है। स्ट्रेस में हर एक सोसाइटी का पर्सन जो है वो आज आ रहा है, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हम लोग टीचर्स भी हैं। बिकॉज कोविड ने नो डाउट थोड़ी सी मार करी है अपने, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि कोविड होना हमारी लाइफ का लास्ट मोमेंट थोड़ी ना है भाई। एक ऐसी बीमारी जिसको पेंडेमिक हम कह रहे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होना ये सही नहीं है लाइफ में। हमें तो क्या करना है कि एक्चुअल स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स का है उसको दूर करने के बारे में भी सोचना है, और स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है उसके बेसिक रीजंस क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। लाइक स्टूडेंट फिलहाल किस तरह से है। फर्स्ट, डिप्रेशन तो जो स्टूडेंट्स में आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है यार एग्जाम होगा या नहीं होगा। वो बेचारा एक अपना शेड्यूल बनाता है, 15-20 दिन तक बहुत अच्छे से उसको फॉलो करके एक रिविजन करता है, एंड देन उसके बाद में उसको लगता है यार अब एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि अति सर्वथा वर्तते मीन्स हमेशा खराब रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या है, फिर वो अपने आप को फेडअप महसूस करता है। दूसरी चीज, वो इस तरह के इवेंट्स में है, प्लस चारों तरफ से जो पिछले दिनों इंडो चाइना वॉर भी रहा, फिर कोविड रहा, रेगुलरिटी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में भी एक पिक्चर ये आ गई कि यार एक्चुअली क्या होना है, अब आगे होगा क्या। और बार बार मिस इन्फॉर्मेशन भी नेट पर, इन पर, मल्टीमीडिया पर सर्कुलेट होती रहती हैं। तो इन चीजों पर आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दें, आप लोग अपने टीचर्स की बात समझें और उनको फॉलो करें। लाइक अभी जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आगे होगा कैसे होगा, इन चीजों को ध्यान नहीं दें। आप अपना एक प्रिपरेशन का एक शेड्यूल बनाएं और उस पर रेगुलरली आप टच में रहें, एक टारगेट बना करके आप लोग पढ़ते रहें। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप हार्ड वर्किंग पे रहें, कभी किसी के बहकावे में नहीं आए और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की बात सुने, तो उससे थोड़ा सा आप कोप अप कर सकते हैं। दूसरा बेसिक रीजन स्ट्रेस का है कि एक तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में कुछ लोग पास पड़ोसी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, घर पे आकर के एक एबनॉर्मल स्ट्रेस दे जाते हैं। अरे यार इतने नीट में इतने नंबर आ रहे हैं, तेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, इससे तो मुश्किल ही लगता है। तो मतलब बच्चा हमें फॉलो नहीं करके और वो स्टूडेंट उसकी बात मान करके, जो पड़ोस में आ रहा है वो आदमी एक जाकर के उसने छोटी सी बात कही और वो बच्चा उसको लेकर के 3 दिन से स्ट्रेस में। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं जिनमें स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वो मेरे पड़ोसी अंकल ने ये कहा,
कि ऐसे तो मुश्किल ही चांस लग रहे हैं, तो मुझे 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई। भाई आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपने टीचर से बात कर लीजिए उस टाइम पर, आपको 100% बेनिफिट होगा। पेरेंट्स के साथ अपने बातों को शेयर करें, आपको 100%, क्योंकि अकेले घुट-घुट करके मरने से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कभी भी शेयर करना सीखें। लाइक लास्ट ईयर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनसे, पहले जो टॉप रैंक लेके निकले हैं, उनसे हमने बहुत ज़्यादा शेयरिंग रखा है। किसी भी तरह की तन्हाई दिमाग में हो यार, उगल दो ना उसको कि भाई आज ये टेंशन है, क्योंकि जिसका सॉल्यूशन उसी दिन हो सकता है। 1 महीने बाद आकर कहते हैं, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स फोन करते हैं, सर पिछले 15 डेज से मैं बात करना चाह रहा था या चाह रही थी, बट मैं नहीं कर पाया, मुझे, मैं सोच रहा था तैयारी नहीं हो पा रही। अरे तो आपने स्ट्रेस को बढ़ा दिया ना, उसको तो आप सेकंड स्टेज पे लेके चले गए 15 डेज में, तो आपको उसका सॉल्यूशन फर्स्ट डे ही करवा लेना चाहिए था। पेरेंट्स के साथ शेयर करते, टीचर्स के साथ शेयर करते। दूसरी चीज, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। जो भी आपके पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज पेरेंट्स भी इस चीज का ध्यान दें। आपको आकर के कोई कहे यार बहुत बुरा हाल है, कैसे सिलेक्ट होगा बच्चा, उनको ये समझाएं जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो ना तो हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे और ना ही कहीं मंगल ग्रह से आएंगे, यही बच्चे सिलेक्ट होंगे और इनका ही सिलेक्शन होना है। इसलिए अपने बच्चों पर ट्रस्ट पेरेंट्स जरूर करें। और स्टूडेंट प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें, डाटा उसी को जाता है जिसकी परख होती है। समझ में आ रही बात? आप लोग इस चीज को नेगेटिव में ना लें। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ साथ एक तरह से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो फियर है, सबसे बड़ा, वो अपनी प्रोजेनी या संतति को लेकर होता है। आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, इस वजह से वो आपको कभी कभी डांट देते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के तरीके ढूंढिए आप। घर में आज पेरेंट्स ने डांट दिया तो आप 3 दिन तक बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर रह रहे हैं, कभी पापा से नहीं बात कर रहे, दिस इज रॉन्ग मेथड। इससे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होना है यार 2 महीने बाद, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान आपने 2 घंटे 3 घंटे भी, इवन 1 आवर भी आपने वेस्ट किया है, तो वो आपकी लाइफ का एक अलग सा मोमेंट बना सकता है, एक रैंक को आपके पीछे ले जा सकता है। इसलिए बी चीयरफुल और मस्त रहें, उससे स्ट्रेस दूर हो सकता है। साथ ही पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे का ध्यान भी रखें कि वो मल्टीमीडिया पर लगा हुआ है तो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा, और उसके साथ कभी कभी एक फ्रेंडली बात करें। क्योंकि लास्ट ईयर के जितने भी सिलेक्शन, हमने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी रैंक लाते हुए देखा है, जिसमें पेरेंट्स भी टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे। तो मेरा ये मानना है कि एक तो प्रॉपर शेड्यूल बनाए आप डेली पढ़ने का, आपसे प्रॉपरली नहीं हो पर अपने टीचर्स को टारगेट भेज दें, और एक उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें और मस्त होकर के तैयारी करें। ऑटोमेटिक स्ट्रेस दूर हो जाएगा जैसे जैसे आपकी तैयारी होगी। ओके, तो अल्टीमेटली सर आप कहना चाह रहे हैं कि शेयरिंग करें, कोई भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स से डिस्कस करें, ठीक है, अपने सीनियर से डिस्कस करें, या फिर जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, जिन टीचर्स के आप कांटेक्ट में, उनसे आप टच में रहें, ताकि जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वो कहीं ना कहीं रिजोल्व हो सके, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स तक या स्टूडेंट को मिल सके। थैंक यू सर जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन पीके सर से रहेगा। पीके सर वेलकम। सर मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये है कि एग्जाम डेट को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, कि विल इट बी पॉसिबल कि 13 सितंबर को एग्जाम फाइनली हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी डेली बेसिस पे कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी दोनों दिख रही है। मे बी पॉसिबल ये पोस्टपोन हो जाए और मे बी पॉसिबल ये 13 सितंबर को कंडक्ट भी हो जाए। तो आपका एक्सपीरियंस सर इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो 13 सितंबर को डेटेड है, क्या है? ओके, थैंक यू अविनाश जी। अविनाश जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एक्चुअली ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की तारीख में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या फिर जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इस पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यही चल रहा है कि क्या होगा, ये 13 तारीख को ही पेपर होगा या फिर इसके आगे भी आपके पोस्टपोन्ड हो सकता है। मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं इस एम्बिग्यूटी को लेकर कि सर ये पेपर के बारे में आपका क्या इसके बारे में विचार है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि नीट का जो पेपर है वो 2 बार आपके पोस्टपोन्ड हुआ है। सबसे पहले ये शेड्यूल था 3 मई को, और उसके बाद में ये रीशेड्यूल हुआ आपके 26 जुलाई को, और अब फाइनल जो डेट अभी चल रही है वो है 13 सितंबर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जब 2 बार आपके शेड्यूल्ड हुआ है तो क्या ये फर्दर आपके पोस्टपोन्ड हो सकता है? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले दोनों पक्ष समझा देता हूँ, फॉर और अगेंस्ट, कि कौन आपके ना इसको पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं या फिर कौन इसको रोकना चाह रहे हैं, ताकि एक क्लियर आपके बात समझ में आए। सबसे पहली बात कि इसका मूल कारण क्या है कि ये 2 बार आपके पोस्टपोन्ड हुआ।
तो आप सबको मालूम है कि ये कोविड पैंडेमिक की वजह से हुआ है, बढ़ते हुए कोरोना के केसेस की वजह से हुआ है। तो वो समस्या जो थी जिसकी वजह से ये 2 बार आपके पोस्टपोन्ड हुआ था पहले, वो समस्या तो आज भी जस की तस है। या फिर यूँ कह दें कि वो समस्या अब बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम इंडिया के करंट सिनेरियो को देखें, तो करीब 25 लाख से ज़्यादा लोग आपके संक्रमित हैं और हर दिन करीब आपके 65 आपके हज़ार जो आपके लोग हैं, ये नए आपके क्या है कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। इवन अगर हम डेथ ट्रॉल्स की बात करें, तो ये करीब आपके 49,000 हैं, जो आपके अब तक आपके डेथ हो गई है। इसका मतलब पॉइंट ये है कि सर जो कोविड की वजह से ये 2 बार आपके पहले भी पोस्टपोन्ड हुआ है, वो समस्या आज भी जस की तस है। इसके अलावा जो इस फ़ेवर में है कि ये फर्दर आपके पोस्टपोन्ड होना चाहिए, उनके भी कुछ और वैलिड रीज़न्स हैं। उनकी अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। यार जो ट्रांसपोर्टेशन है ये इतना अभी-अभी नहीं है कि हम लोग आपके क्या है, सही टाइम पर आपके सेंटर्स पर पहुँच पाएँ। दूसरी बात, कुछ रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। भई एक तरफ तो हम 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं या फिर 6 फीट दूरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी 30 और 31 जुलाई को 2020 के अंदर अभी एक पेपर हुआ था केसीईटी का, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हमने कम स्टूडेंट्स के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो नहीं कर पाए, तो इतने बड़े मास को लेकर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फ़ॉलो कर पाएँगे? दूसरी बात, स्टूडेंट्स के अंदर कोविड को लेकर फ़ियर और एंग्ज़ायटी है। कुछ स्टेट्स के अंदर फ्लड की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं और इवन कुछ स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशंस भी नज़र आ रही हैं। एक पॉइंट जो मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि इस साल जितने स्टूडेंट्स ने नीट 2020 के लिए अपने आप को एनरोल किया है, उनके नंबर हैं 16,84,000 और संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि इनमें से खुद कुछ स्टूडेंट्स आपके कोविड पॉजिटिव मिलेंगे या फिर उनके पेरेंट्स आपके कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या फिर वो स्टूडेंट आपके किसी कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहा होगा। तो एनटीए के पास में ऐसी कौन-सी पॉलिसी है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को स्क्रूटनाइज़ कर पाएगी या फिर क्या इनके लिए अलग से कोई पेपर करवाएगी? ये एक देखने वाली बात है। हालाँकि एक तरफ एनटीए बात कर रही है रिवाइज़्ड एसओपी की, जो कि है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और हमें मालूम है कि ये जो थर्मल स्कैनर वगैरह ये यूज़ करेंगे, ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इससे हम कोविड-19 के सभी सिम्पटम्स को ट्रेस नहीं कर सकते। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी सामने आ रहा है, वो है गल्फ कंट्रीज़ का, यानी कि अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें। वहाँ के पेरेंट्स ने आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और इवन प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखे इस बात को लेकर कि सब उनके देशों के अंदर भी आपके क्या है नीट के सेंटर ऑर्गेनाइज किए जाएं और या फिर इस पेपर को ऑनलाइन किया जाए। हालांकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दी कि आउटसाइड इंडिया हम कोई भी सेंटर नहीं रखेंगे और दूसरी बात ये पेपर जो है स्ट्रिक्टली पेन और पेपर मोड में ही होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा और किसी भी तरह का हम ऑनलाइन पेपर नहीं कराएंगे। तो देखो एनटीए इस बात से साफ-साफ नज़र आ रहा है कि वो इस बात से प्रतिबद्ध है कि हम सेम डेट को, सेम टाइम को ही पेपर कराएँगे ताकि यूनिफ़ॉर्मिटी बनी रहे। ये बातें तो थी कि हमें क्यों पोस्टपोन करना चाहिए। अब हम उस बात की बात कर लेते हैं कि क्यों हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, जिसकी भी कुछ वैलिड रीज़न्स हैं। पहली बात कि हमने 2 बार पहले ही इसको पोस्टपोन कर रखा है। अभी हाल-फिलहाल जो 30 और 31 जुलाई को केसीईटी का पेपर हुआ था, तो गवर्नमेंट इज़ फीलिंग स्ट्रांग इनफ कि उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है और अगर इसको मास स्केल पर वो नीट पर अप्लाई करती है, तो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगी। पहला पॉइंट तो ये आ रहा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र का जो सीईटी का पेपर है, उसकी भी डेट विद इन अ वीक आपके फाइनल होने वाली है। उस पे डिसीजन आने वाला है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर आपके सॉलिड स्टेप आ रहा है, वो है आपके कर्नाटका हाई कोर्ट का। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी कॉमेड को लेकर और उसके अंदर कहा गया था कि कॉमेड का जो पेपर है, वो आपके अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह से डिक्लाइन किया और साफ-साफ कह दिया कि वो इसके अंदर इंटरफियर नहीं करेगी और ये जो एग्ज़ाम है ये 19 अगस्त को ही होना चाहिए। तो जब कॉमेड के लिए 70,000 स्टूडेंट्स आपके अगस्त 19 को अपीयर हो रहे हैं, तो एक रीज़नेबल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये पेपर 13 सितंबर को होगा। दूसरी बात ये भी है कि एक क्लैट का पेपर होता है और उसको रीशेड्यूल किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, उसको भी 2 बार किया गया था और इसको रीशेड्यूल किया गया है 7 सितंबर को, जो कि नीट की तारीख से पहले पड़ रही है। तो जब इस तरह के पेपर जिसमें हज़ारों बच्चे बैठ रहे हैं, जब उनको हम कर रहे हैं, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एनटीए मुझे लगता है कि वो प्रतिबद्ध है कि वो सेम तारीख को ही पेपर करवाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया था एनटीए के डायरेक्टर जनरल का, डॉक्टर विनीत जोशी जी का। उन्होंने कहा था कि हमने जितनी भी नीट एग्ज़ामिनेशंस करा रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को हमने थॉरोली रिवाइज़ किया है। सेकंड पार्ट ये है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो नीट 2020 के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को
आपके पूरी तरह से मैनेज कर पाए। इसके अलावा इन्होंने इस बात को भी आपके एग्री किया है अपने रिसेंट रिवाइज एसओपी के अंदर कि वहां पर कोई भी फिजिकल फ्रिस्किंग नहीं होगी स्टूडेंट के साथ में, ताकि वो कम से कम फिजिकल कांटेक्ट में आए और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर पाए। इन सभी बातों को देखते हुए भी और जो फाइनल समरी निकलती है, जैसे अगर मैं कल की बात करूं अविनाश जी, तो करीब 11 पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर रखी है कि नीट का पेपर पोस्टपोन होना चाहिए। और कल की अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 4 ऐसे पेटिशनर्स भी हैं जिन्होंने दायर की है कि फर्दर पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि गुजरात पेरेंट एसोसिएशन ने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके इस बात को दायर किया है कि ये एग्जामिनेशन फर्दर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एकेडमिक लॉस हो रहा है आपके स्टूडेंट्स का। ओवरऑल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसकी सुनवाई आपके वैसे तो होनी थी 14 अगस्त को, और आपको मालूम है इसीलिए हमने वेबिनार आपके 16 तारीख को भी रखी है। अब चूंकि ये सुनवाई जो है अब आपको 17 को आपके पोस्टपोन की गई है, यानी कि ये कल की तारीख में मंडे को होने वाली है, तो हम एक स्टूडेंट्स के लिए फर्दर एक वेबिनार रख सकते हैं, ताकि इसमें फर्दर आपके सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेक आता है वो डिसीजन को और प्लस स्टूडेंट्स को फर्दर हम गाइडलाइंस प्रॉपर दे पाए। तो कुल मिला के 2 बात मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, हम किसी फॉर या अगेंस्ट की बात नहीं करना चाहेंगे। पॉइंट यही है कि हमें एक बार फाइनल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए, जो कि विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। और मैं स्टूडेंट को फर्दर एडवाइस करना चाहूंगा कि आप 24 घंटे भी क्यों खराब करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को फोकस नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, बल्कि उसको फोकस करना चाहिए कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कैसी होगी। एक बात जो मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा वो ये कि जिस समय वो किसी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों को सर्च करने में कि एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, ध्यान रखिएगा उस समय कोई ना कोई बंदा तो पढ़ रहा होगा, और जो बंदा आपके समय का सदुपयोग कर रहा है एक्चुअली वही डिजर्व कर रहा है। तो भले चाहे एग्जामिनेशन डेट कुछ भी हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही बाजी मार के जाएगा। थैंक यू अविनाश जी। ओके सर, थैंक यू। इट मीन्स कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर के हिसाब से स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे, और कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, तो उसमें जो भी उनका पॉजिटिव डिसीजन रहता है या नेगेटिव डिसीजन रहता है, बट आपकी जो स्टडीज है, आप लोग बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है अभी, आप लोग आपकी स्टडीज को डिस्टर्ब ना करें, आप लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखें नीट के लिए। साथ के साथ ये क्वेश्चन मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमसे भी कनेक्टेड है, तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे 13 सितंबर को? आर यू रेडी टू गिव एग्जामिनेशन ऑफ नीट 2020 और नॉट? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा यस और नो के अंदर। थैंक यू सर। हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं सीधे चलता हूं अगेन पवन सर की तरफ। यस सर। यस सर। पवन सर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, एक क्लॉज होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग का, और जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा डरता है, घबराता है, क्योंकि 10th तक 12th तक बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, थ्योरेटिकल पेपर होता है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां पे भी आते हैं कंपटीशन के अंदर, नेगेटिव मार्किंग का एक क्लॉज आ जाता है। अब नीट का जो पेपर होता है इसमें 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 आर फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 45 जूलॉजी एंड 45 बॉटनी, तो 90 क्वेश्चंस आपका बायोलॉजी का पूरा सेक्शन कवर करता है। 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स बच्चों को मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब अगर एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट बैठ रहा है बच्चे के पास में, बट अगर वो पर मिनट एक क्वेश्चन पे लगाएगा तो शायद मुझे नहीं लगता वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पे इतना टाइम दे पाएगा जहां की टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए और वो पेपर भी पूरा कंप्लीट कर पाए इजी गोइंग में? सर बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि ये हम साल भर में भी बच्चों को समझाते हैं। आवाज आ रही है ना? यस। साल भर भी हम स्टूडेंट्स को ये पूरे सेशन के दौरान समझाते रहते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच के रहें, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के बहुत सारे रीजन हैं, मैं बताऊं आपको। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग जिन बच्चों की ज्यादा हो रही है, लाइक 40 क्वेश्चंस तक जो नेगेटिव कर रहे हैं, इट मींस उन्होंने सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ा, वो डिटेल स्टडी पर नहीं गए। इस वजह से फर्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज उनको नहीं हो पाया। सेकेंड थिंग ये है कि लाइक वो पेपर को बहुत जल्दी से अटेम्प्ट करना चाहते हैं और वो तुरंत आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे भी उसका नेगेटिव मार्किंग होने का चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं गया। थर्ड ये हो सकता है कि पर्टिकुलर चैप्टर्स को ही स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि छोड़ देते हैं और उनका साल भर फोबिया बना रहता है। और इसका मैंने सबने स्टूडेंट लाइफ में भी ये सब फेस किया है और अभी भी हम देखते हैं
नीट का एग्जाम देने जा रहा है, स्कूटर पर स्टूडेंट पीछे बैठा है, कार में बैठा, वो रजिस्टर को रिवाइज करता हुआ जा रहा है, मतलब उसको 12 महीने कम पड़ गए थे, तो लास्ट के 5 मिनट में ऐसा क्या कर रहा है जिससे वो बहुत अच्छा काम करके आएगा। इट मीन्स उसने अपने ब्रेन का, मैं आपको मेडिकली समझा रहा हूँ इस चीज को, उसने अपने ब्रेन का जो सिनेरियो था वो इतना तेज कर लिया कि वो सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट्स में आ गई और भागते भागते वो एग्जाम हॉल तक पहुंचा, जाकर के उसको, मतलब इवन कई बार इस मिस्टेक्स में केवल नेगेटिव मार्किंग नहीं, स्टूडेंट अपना नीट का रोल नंबर रॉन्ग भर देता है। नो डाउट उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है, और स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इस तरह की प्रैक्टिस आप पहले करके रखें, और बाई लक अगर ऐसा होता है तो उन चीजों पे आप पहले से अवेयर रहे। मैंने देखा है अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना केवल रोल नंबर गलत भरा, और उस टाइम पर तो ये स्कीम भी होता था कि -5 मार्क्स उसमें से कर दिए जाते थे, बाकी और कोई बड़ा नुकसान नहीं था। बट इन फ्यूचर क्या हो ये अपन नहीं जानते हैं, इसलिए हर चीज को ढंग से पढ़ें, रिलैक्स रहें, बिकॉज जिस टाइम हम इन स्ट्रेसफुल इवेंट्स में जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन हुआ, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन हुए, ये तेजी से रिलीज होने लग जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो चुका होता है, और हमें पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और हुआ क्या। लाइक एग्जाम ने क्या करना सीखा है बच्चों के साथ, उनका कॉन्फिडेंस चेक करना सीखा है कि आप वास्तव में डॉक्टर बनने लायक हैं या नहीं है। सो किसी भी कोड का पेपर हो, उसके इनिशियल सेगमेंट के अंदर वो 5-6 क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि टफ होता है, या वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि छोटा सा ध्यान देना था, अदरवाइज सिली मिस्टेक होगी, और उसको एक्चुअली सिली मिस्टेक ना करके हमें सिला मिस्टेक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें, पेपर जहां पर आपके सामने है बड़े रिलैक्स मोड में रहें और अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखें। 2 क्वेश्चन देखें और आप तुरंत माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसा काम कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि पूरे पेपर में 180 क्वेश्चन है यार, 8, 10, 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत अच्छे से उसको पैटर्न वाइज करते जाइए, क्योंकि आपको नहीं आ रहा इट मींस आप ये भी तो सोचिए ऑल इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये नहीं आ रहा, और पेपर पूरा 180 अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता, क्योंकि ऑल इंडिया जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं, लास्ट ईयर का आपने देखा है, टॉप 10 रैंक 91% पे जस्ट हम बात कर रहे हैं कि वहां पर लक काम नहीं करता, वहां पर हार्ड वर्किंग काम करती है, मेरा ये मानना है। केवल 90% आप हार्ड वर्किंग से जीत सकते हैं, ऐसा नहीं 2 तुक्के मारे और आपने अंधेरे में तीर चलाया कि बस अपना काम हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाता है। सो सबसे फर्स्ट आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस, देखा क्वेश्चन को जरा सा 4 ऑप्शन पूरे पढ़े नहीं, उससे पहले टिक मार के आगे बढ़ गए, पता चले 4th ऑप्शन में लिखा हुआ था 1 and 2 बोथ। कभी भी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पे ध्यान रखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आप ट्रू पढ़ लिया या नॉट ट्रू, इस तरह से, नॉट रॉन्ग, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उस पर मार्किंग करें अच्छे से और फिर आगे बढ़ें। दूसरी चीज, पेपर के पूरे क्वेश्चन आपके देखे हुए होने चाहिए, उनको अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, बट कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जाम से बाहर निकल गए और यार मेरे 15 क्वेश्चन तो मैंने देखे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो भी कभी कभी आकर के शिकायत करते हैं कि सर 8 to 9 क्वेश्चंस तो मेरे ऐसे थे जिनको मैं टच भी नहीं कर पाया, उनको देख भी नहीं पाया। और इन चीजों का केवल और केवल यह है कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं। इसलिए जैसा हम लोग आपको सभी टीचर्स बताते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज भी, मैं आपको फिर से ये चीजें वापस रिवाइज करवाना चाहता हूँ। पेपर को प्रॉपर्ली पढ़ें, फर्स्ट। दूसरा, उस क्वेश्चंस को छोड़ दें जो आपको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं हो रहा हो, चाहे वो किसी का सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, लाइक उसको राउंड करते हैं, जिसमें 50-50 डाउट हो उस पर 2 मार्किंग ऊपर करके रखते हैं, क्योंकि आपको वापस से इसी क्वेश्चन को पहले देखना, जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्रॉस मार दें कि कभी सुना हुआ ही नहीं है। आज अपने अचानक से कैसे कोई अंदर से कोई कुछ प्रकट थोड़ी हो जाएगा, कोई देवता आ जाएंगे कि अपन इसको सही कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बी कॉन्फिडेंट इस मैटर में कि हमें कोई दिक्कत, क्योंकि पेपर अगर आप जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स में कैलकुलेशन किया, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन किया, सोल्व नहीं हो पा रहा, छोड़ दीजिए राउंड लगा करके और बाद में देखेंगे। एक बार अगर आपका पेपर बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना स्ट्रेस में आप कम रहेंगे, बॉडी उतना ही आपको खुशी देगी, और आपको पता है खुशी के टाइम पर अपना हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट रहता है, और अच्छा सा फील होने पर अपन एंडोर्फिन रिलीज होने लग जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। क्लियर ना? इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल बायो को अटेंड करने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां एग्जाम में जाकर के न्यूटन बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, उनका डेफिनेटली नुकसान होता है। साल भर में उन्होंने यहाँ पर बायो फर्स्ट अटेम्प्ट किया। बायो को फर्स्ट अटेम्प्ट करने का रीजन बेसिकली है, या तो आपको क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता, उसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको नहीं लगाने हैं, और ऑलमोस्ट बायो आपका जल्दी कवर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को बायो अच्छा आता है, लेकिन पता है उसको इतना ज्यादा केयरिंग होकर के पढ़ रहे हैं कि लाइफ में जैसे पहली बार पेपर दे रहा हूं, तो इस तरह से भी ना करें। पेपर फटाफट पे अटेम्प्ट करना मींस पढ़ा, क्वेश्चन को ढंग से देखा, यस इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर ऑप्शन को पढ़ो, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे बढ़ जाइए।
पूरे 90 क्वेश्चन बायो में भी अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं, यूजुअली 85 तक आराम से आपके अटेम्प्ट होते हैं, आप वहीं पर रुक जाए, 4-5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन जो भी राउंड लगा करके उनको आप छोड़ दें, देन उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आ जाएं, ताकि आपका पेपर कवर हो रहा है। और OMR को टाइम टू टाइम भरने की कोशिश करें आप, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि लास्ट में पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है। आज भी मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसे भी मैंने देखे हैं, केवल और केवल OMR भरने से चूके, इस वजह से उस साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो प्लीज आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में जरूर रखें कि नहीं यार कोई इशू नहीं है, मैंने फिजिक्स में 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, केमिस्ट्री में छोड़ दिए, बायो में छोड़ दिए, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरा पेपर ऑलमोस्ट कवर है। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, आप याद रखें हार्ड क्वेश्चन बहुत कम है, इजी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है ना। तो उन इजी क्वेश्चंस को जैसे आप करेंगे आपको खुशी मिलती है और बॉडी में एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको एक अच्छा सा फील करवाते हैं, जिससे पेपर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई भूखे रह गए, इस तरह से नहीं जाएं, वीकनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में, ग्लूकोज वगैरह आप अच्छे से पी करके जाएं, जिससे बढ़िया एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्लस मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम एग्जाम ड्यूरेशन हो, बच्चों को अच्छे से आप हल्का खाना दें शाम के टाइम, और बढ़िया उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें कि बेटा तेरी पूरी मेहनत है, अब लाइफ में जो होगा देखा जाएगा। तो उससे बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। यही रीजन है कि अभी तो कोविड चल रहा है, अदरवाइज हम लोग हर टीचर आपको सेंटर तक छोड़ने जाता है। अब देखते हैं क्या होगा इस साल, लेकिन हमारी भी तो कोशिश रहती है ना कि आप प्यारे डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, नेगेटिव से दूर रहो। और इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो भी टॉपिक आपको अभी भी कमजोर लग रहा हो उसका बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, टीचर को व्हाट्सअप कर दीजिए, फोन कर दीजिए, यार हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए 12 महीने, क्योंकि आपका सिलेक्शन एसेंट का मेन ध्येय है। हम जानते हैं कि हमारे से अगर एसेंट से पढ़ के कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, हमारे लिए लाइफ की सबसे बड़ी खुशी वही है, क्योंकि यार हमारे तो सेशन शुरू होने से लास्ट तक 12 महीने में एक ही तो काम होता है। इसलिए आप इन चीजों में रिलैक्स रहिए, और फिर भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, देन कॉल योर टीचर, व्हाट्सअप कर लें और उनसे डिस्कस करेंगे सर अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको अगर आपने अप्लाई किया, बार बार इनको सुनना, जो मैंने चीजें बताई, सिली मिस्टेक से आपको बचना है। और जहां क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हुई है उनको ढंग से किसी अलग कॉपी में आप अभी भी रख सकते हैं लिख करके, और उसको बार बार देखें। फॉर्मूले में जहां गड़बड़ होती है उनको आप बार बार लिखें कहीं भी किसी सब्जेक्ट में, या जहां पर अच्छा इससे एक चीज से और बचा जा सकता है, जैसे हमने जो ट्रिक्स बताई हैं साल भर में, उन ट्रिक्स को भी आप एक बार जरूर देखें अच्छे से। तो ये आपके पेपर को जल्दी कवर करवाती है और इससे नेगेटिव होने से बचा जा सकता है। बस किसी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आप घूमते गए, जैसे अभी नाज़ी ने अभी आपने बताया कि यार 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कैसे होगा। अब स्टूडेंट ने अगर एक क्वेश्चन को करते हुए, अगर कभी एक क्वेश्चन को करते हुए 6-7 मिनट उसी पे उसने अटेम्प्ट करने में लगा दिया और फिर भी रॉन्ग आंसर है, दैट स्ट्रेसफुल इवेंट्स, और वो उससे बाहर नहीं आ पाता पूरे पेपर के दौरान, और वो आगे जाकर के और क्वेश्चन में मिस्टेक करने लग जाता है। इसलिए हंसते खेलते एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहो यार, आपको इतना अच्छे से आपने मेहनत करी है, तो सिलेक्शन कौन रोक सकता है, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि नहीं यार मेरा तो हो जाएगा और पढ़ना बंद करते हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, टॉपिक का बार बार रिवीजन कीजिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, पेपर पूरा ध्यान से पढ़िए। ये कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है ना। और टाइम से एग्जाम हॉल में आप जरूर पहुंच जाएं और बढ़िया यार दोस्तों के साथ रिलैक्स रहें। एंड टाइम पर एग्जाम में जाने से पहले कभी भी 2 स्टूडेंट आते हैं, अरे यार मैंने ऐसा सुना है इस बार वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, वहां से, अपन अंदर नहीं जा रहे और अपन अपने दिमाग को नेगेटिव थीम में जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं रहे, लास्ट मोमेंट तक ये सोच के रहें कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने मेहनत करी। थैंक यू। थैंक यू सर। आई होप सो जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव कनेक्टेड हैं, जो पवन सर ने जो की पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप प्लीज इंप्लीमेंट करिएगा और कहीं ना कहीं आपको ये आपके नीट में बेनिफिट जरूर करेंगे। थैंक यू सर। मेरे 4th क्वेश्चन के लिए मैं सर कनेक्ट होना चाहूंगा पीके सर से अगेन। पीके सर, अभी जो नीट 2020 होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इस साल एम्स और जिपमर को भी मर्ज कर दिया गया है। प्लस अगर अपन एड ऑन करें, जो एनटीए ने मॉक टेस्ट पेपर्स स्टूडेंट्स के कंडक्ट कराए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस दिखे हैं या फिर जेई पैटर्न पे दे दिया है उन्हें, एडवांस लेवल तक के फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। तो उसकी वजह से जो नॉर्मली बच्चा कहीं कोचिंग कर रहा था, वहां जो वो स्कोर लेके आ रहा था, उससे थोड़ा सा डाउन स्कोर उसका एनटीए के मॉक टेस्ट में देखने को मिला है, जैसा कि स्टूडेंट्स ने हमको फीडबैक दिया है या बाद से कन्वर्सेशन में पता लगा है। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन ये जनरेट हो रहा है कि क्या कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, पेपर का लेवल किस तरह का आने वाला है, ठीक है, तो पेपर का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है और क्या कट ऑफ रह सकता है। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कह सकता है इसके अंदर? थैंक यू अविनाश जी। अविनाश जी, आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल आपके स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, भले चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो।
और आपने जो क्वेश्चन पूछा इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपने पूछा है कि एक्सपेक्टेड पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहेगा इस बार नीट का? क्योंकि एक जो आपके एनटीए के पेपर चल रहे हैं वैसा रहेगा या कुछ अलग रहेगा? दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसको मैं 2 सेक्शंस में करके आपको दोनों बातें बता देता हूँ। पहली बात आती है पेपर के स्टैंडर्ड की। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब एक कॉमन पेपर होगा वो है नीट का और इवन एम्स और जिपमर वो सभी इसके अंदर सम्मिलित है। और चूँकि एम्स इसके अंदर शामिल हुआ है तो कहीं न कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेपर थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर ज़्यादा बनेगा। और दूसरी बात जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे उनके अंदर डीप आपके कंसेप्चुअल नॉलेज की आवश्यकता होगी और इवन ये स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को चेक करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो थोड़े से लेंथी होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो जैसे अभी हाल-फिलहाल अभी डॉक्टर सर ने कहा है अभी पवन सर ने और पिछले वेबिनार में मनोज सर ने भी कहा कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आते हैं जो थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो या टाइम कंज्यूमिंग हो और भले ही चाहे आपसे हो जाएँगे क्योंकि आपने पूरे साल देखिए मेहनत की है तो निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी फोड़ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सर्कल कीजिए, टाइम अभी आप अपना बर्बाद मत कीजिए और स्विच कीजिए अगले क्वेश्चंस को। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी ईज़ी हैं, उनको आप स्ट्राइक डाउन कीजिए और उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन्स आते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो आप आराम से कर सकते हैं, उनको आप बाद में टाइम दीजिए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सीखना होगा। दूसरी बात आपकी ये है कि साहब जो ऑनगोइंग आपके एनटीए के पेपर्स चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन्स आपके स्टेट लेवल के आ रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। एक बार मैं आपको एनटीए के जो ऑनगोइंग पेपर्स हैं, इसका रियल सिनेरियो समझाता हूँ। देखिए एनटीए ने क्या है कि इनके पास में पूरा क्वेश्चंस का डेटाबेस था। तो इन्होंने क्या किया मीनवाइल ये आपके नीट के पेपर को ऑर्गेनाइज करें, तो इस ड्यूरेशन के अंदर, इस टेन्योर के अंदर स्टूडेंट्स को सिर्फ एंगेज करने के लिए इन्होंने ये पेपर आपके ऑर्गेनाइज कराए। तो इन्होंने क्या किया रैंडम आपके जो क्वेश्चन का डेटाबेस था वहां से क्वेश्चंस को उठाया और इनको वेरीफाई भी नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट इस बात को समझते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं कि यहाँ तक कि आपके आंसर की भी आपकी क्या है कुछ क्वेश्चंस की गलत आती है। पहली बात, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस ही गलत होते हैं। तीसरी बात, कुछ क्वेश्चन स्टेट लेवल के हैं और यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक की भी है। तो पहली बात तो एक चीज की गारंटी ये है कि जो एनटीए का ऑनगोइंग पेपर है ऐसा तो नीट का पेपर नहीं आना है क्योंकि वो वेल वेरीफाइड पेपर होगा, आंसर की के अंदर कोई गलती नहीं होगी और प्लस क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो कंसेप्चुअल साइड ज्यादा होगा ना कि स्टेट लेवल का होगा। पहली बात तो ये। अगर मैं इसको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं और प्लस जो एम्स का पेपर आपके यूजुअली होता है वहां के एक्सपीरियंस को अगर मैं कोलैबोरेट करके देखूं तो जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वहां से थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन आने के चांसेस हैं यानी अप टू 55 इन बायोलॉजी और जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है वहां से आपके 45-47% के करीब आएगा। और अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं इन टर्म्स ऑफ इजी, मीडियम या फिर हार्ड क्वेश्चंस के हिसाब से, तो ये पेपर आपके वेल बैलेंस होगा जैसे एक नॉर्मल आपके एम्स या फिर नीट का पेपर होता है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि साहब इजी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपके मतलब 40% क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, 45 से 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे। हाँ, जो हार्ड क्वेश्चंस का लेवल है इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा एज्यूम किया जा रहा है और जहाँ पर यूजुअली आपके पिछले सालों के अंदर आपके 5 से 7% आपके हार्ड क्वेश्चन आते थे, इस बार एज्यूम किया जा रहा है कि ये 10 से 12% भी हो सकते हैं। पर दोबारा वही बात आती है, जब भी आपके सामने हार्ड क्वेश्चन आए, स्विच करना सीखें। आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अड़े नहीं, अपने टाइम को वेस्ट मत करें। आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व तो कर देंगे, पर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम मैनेजमेंट वही समझाता है कि आप सर्कल आउट कीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो जैसे अभी डॉक्टर पवन सर ने कहा, आप उसको स्ट्राइक डाउन कीजिए क्योंकि आपको विदिन 3 आवर्स भी आपको वो नई जानकारी नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, सर्कल कीजिए और अगर आपको ईजिली हो रहा है, तो डबल टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो पहली बात तो आई पेपर के स्टैंडर्ड की, जो कि अब तक ये समझ में आता है कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा-सा बिट आपके हायर साइड पर रहेगा और स्टेट लेवल के और इस टाइप के क्वेश्चंस तो फिलहाल उसमें नहीं अकोमोडेट किए जाएंगे, यानी एनटीए से थोड़ा-सा अलग आएगा। सेकंड जो पार्ट है आपके क्वेश्चंस का अविनाश जी, वो था एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, इट्स रियली हार्ड टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ बिफोर एग्जामिनेशंस, बट यस ऑफ कोर्स वी कैन हैव ए रफ आइडिया अबाउट द कट ऑफ। अब ये कट ऑफ किस बात पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पर। अब जो डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कट ऑफ को आपके पता लगाने में काम आते हैं, फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस और ये ग्रेजुअली आपके बढ़ ही रहा है। जैसे कि अगर मैं 2018 की बात करूं तो 13,26,000 आपके स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। अगर मैं 2019 की यानी लास्ट ईयर की बात करूं तो 15,19,000 आपके फॉर्म्स भरे गए थे
और इस साल जो 2020 के नीट है, इसके अंदर अब तक जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो हुई है 16,84,000, यानी कि ग्रेजुअली जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि उसी के प्रोपोर्शनेट जो नंबर ऑफ सीट्स है मेडिकल की वो भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं अभी जैसे आपको बताऊं, कई स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा, जैसे इवन राजस्थान के अंदर भी 16 मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, जिनमें से 7 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस आपके काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तब समझ में आएगी जब आपकी काउंसलिंग होगी। और मैं स्टूडेंट से अपील ही करूंगा कि ना काउंसलिंग वो खुद आपके क्या है, जितने भी टीचर्स हैं, इवन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी देखरेख में करें ताकि ऐसी कोई गलती ना हो। तो अभी जो करंट आपके सीट्स का सीन है सर, वो ये है कि जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, अगर मैं इसमें एम्स की 1205 सीट जो आपके 15 एम्स की हैं, या फिर 200 सीट जो आपके 2 जिपमर की हैं, उनको अगर इंक्लूड कर लूं तो करीब 78,333 मेडिकल सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा आपके 26,773 सीट्स आपके बीडीएस की है। तो इतनी सीट्स हैं, तो सीट्स भी प्रोपोर्शनेट फॉर्म में बढ़ी है। दूसरी बात जो आती है वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ये क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि हर बार देखिए, अगर मान लीजिए पेपर आपके हार्ड आता है तो साहब स्वाभाविक सी बात है कि जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। अगर पेपर इजी आता है जैसे 2019 में आया था तो कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड पे जाएगी। तो एक तो ये डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशंस। थर्ड जो आपके अगला जो पॉइंट आएगा वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टूडेंट को जितना ज्यादा टाइम दिया जाए, स्टूडेंट उतना ही ज्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाता है। और इस साल खैर आपके कोविड के पेंडेमिक की वजह से जो जैसे आपके पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, तो स्टूडेंट को इनफ आपके सफिशिएंट टाइम मिला है अपने आपके वीक पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने के लिए। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस समय का सदुपयोग किया है, वो आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे। और फाइनल जो कट ऑफ का हम आइडिया ले सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ भी है वहां से भी एक बेसिक आइडिया निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इन सभी डिटरमाइनिंग फैक्टर को एक साथ रखकर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो देखिए 2 बातें निकल के आती हैं कंक्लूजन के तौर पर। पहले तो ये कि जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल होगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। दूसरी बात, अगर मैं नंबर के स्कोर के हिसाब से बात करूं, 15% ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं उसकी बात करूं, क्योंकि देखिए 85% जो स्टेट लेवल कोटा है वो तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, तो उसके बारे में अभी कहना तो सही नहीं है। पर अगर मैं 15% के बारे में एक आपके रफ आइडिया जनरेट करूं, तो ऐसा है कि 2017 के अंदर जब नीट होती है तो इसका जो फाइनल 15% का कट ऑफ गया था वो था 563। इसका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के 15% एआईपीएमटी कोटा के हिसाब से देखा जाए तो 563 जिसके नंबर थे उसको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। 2018 के अंदर जो पेपर था वो थोड़ा इजी साइड पर आया था और 537 पर ही सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो बहुत इजी पेपर था और हायर साइड पर आपके गई थी और ये 582 रहा था। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करूं और प्लस आपके पुराने साल की जो कट ऑफ गई है उनको कंसीडर करूं, तो ये अभी तक समझ में आ रहा है कि इस साल जो नीट 2020 के आपके अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं 15% एआईपीएम की सीट्स के लिए, वो आपके 575 प्लस माइनस 3 के करीब रहने चाहिए। अब ये जो आपके 575 का है, ये पूरी तरह से 2 पॉइंट पर तो डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशंस, एक तो इस पर डिपेंड करेगा, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। ये 2 पॉइंट आपके क्रूशियल रहे, जो कि एक्चुअली पेपर होने के बाद में हम दोबारा जब वेबिनार करेंगे, स्टूडेंट्स को गाइडलाइन करेंगे, तो एक प्रॉपर कट ऑफ के साथ में आएंगे। ये एक रफ आइडिया हुआ। और दूसरी बात ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड का जो सीन चल रहा है उससे एज्यूम भी किया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंचना चाहेंगे। अगर उनकी तैयारी नहीं, वो लिटरली आपको गिव अप कर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपसे कहा था गल्फ कंट्रीज वाले, तो वो 4000 बच्चे वो भी नहीं आ रहे हैं, और जो कंटेनमेंट जोन में है या फिर जो कोविड पॉजिटिव आपके हैं वो भी पेपर देने नहीं आएंगे। तो इससे आपके जरूर आपके स्टूडेंट्स के नंबर के ऊपर इसका जरूर असर पड़ेगा। तो जो फाइनल आपके कट ऑफ है वो हम एग्जामिनेशन के बाद में बता पाएं तो ज्यादा आपके सटीक रहेगा। तो फिलहाल अब तक आपके एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना कह सकता हूं, पुराने जो डेटा है प्लस जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये 575 प्लस माइनस 3 के आसपास होना चाहिए। थैंक यू अविनाश। ओके सर, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये आप लोगों पे अभी इन चीजों पे ना जाएं। आप लोग अपना जो भी स्टडीज है उसको कंटिन्यू करें, और वो ही आगे, अगर आपका स्टडीज अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ इंक्रीज करेगा ही करेगा आगे जाके, और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी स्टडीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड है उनको आंसर मिल गया होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का और पेपर पैटर्न का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पवन सर से। सर यस सर। पवन सर। जी सर।
सर अभी कुछ दिनों में रिसेंटली बहुत सारे कॉल्स आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं स्टूडेंट्स के भी, पेरेंट्स के भी। इसमें कुछ वो बच्चे भी होते हैं जो बेसिकली क्रैश कोर्स के अंदर इनरोल्ड होते हैं। नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए नीट एग्जामिनेशन एक नया एग्जामिनेशन है। वो 12th बोर्ड पास करके अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। तो नॉर्मली अब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बचा है बच्चों के पास में। अगर 13 सितंबर को एग्जामिनेशन होता है तो स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों को पता लग जाए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जिनको कवर करके हम नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकें, या फिर रिवीजन किस तरह से करें, क्या टिप्स रहेंगी रिवीजन्स की, किन चैप्टर्स को हम पहले कवर कर लें। तो उसमें जूलॉजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे सर आप कुछ गाइडेंस स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा देखिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अक्सर मुझसे भी पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो ना जिससे इजीली बहुत अच्छी रैंक आ जाए। बट मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने का एग्जाम है। इसमें ये सिस्टम नहीं है कि एक 1 वीक सीरीज लाए और 7 दिन में आप उससे 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और पास हो गए कहीं भी। हाँ, बेसिकली ये जरूर है कि जिन टॉपिक्स का वेटेज नीट ने अच्छे से दिया हुआ है, लाइक जूलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15-17 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उनको आप ढंग से पढ़ें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसमें से यूजुअली 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और दोनों टॉपिक से मिलाकर 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो जहां डिजीज वाली बात है तो डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी अच्छे क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, इवोल्यूशन से अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो 3-4-3-4 इनका रेशियो रहता है। एनिमल टिश्यू है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार जनरेट हो रहे हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन है, और इसी तरह से एनिमल क्लासिफिकेशन से 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब टॉपिक्स का वेटेज बनाएं, और जैसा हमने उसका एक बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ये पूछने के बजाय इस पे ध्यान दें कि सभी मेजर के अंदर, माइनर के अंदर सर ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट में हो, सर ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस जगह से उठा करके अपने को दिए हैं। पर्टिकुलर टॉपिक में एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें से हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं, उनका फॉर्म, वेरियस फॉर्म हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका है, और इसीलिए हम लोग आप सबको कहते हैं कि डरे नहीं और सारे मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करें। जैसे आप हमारे ये मेजर टेस्ट देंगे, आपको ऑलमोस्ट ये हम चैलेंज कर सकते हैं कि आप जैसे एग्जाम से बाहर आएंगे, आप कहेंगे सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रहा। हम ये नहीं कहते एग्जैक्ट डिटो कॉपी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, बट सेक्शन वाइज और कहीं ऑप्शन चेंज हो सकता है, बट ऑलमोस्ट थीम वही रहती है जैसा हम लोगों ने आपको बता रखा है। तो टॉपिक्स पर जाएं, उनका मेन वेटेज वाले सेक्शन को बार बार पढ़ें, और जहां जहां एनसीईआरटी के अंदर कहीं बोर्ड लाइन लिखा उनको अच्छे से कवर करें। कहीं क्वेश्चंस के अंदर जैसे आपने देखा होगा कुछ करेक्शंस हमने करवाए, उनको ढंग से पढ़ें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, और टेबल्स वगैरह को भी आप अच्छे से कवर करें। प्लस जिन क्वेश्चंस को या जहां पर कुछ थोड़ी सी याद करने वाली, मेमोराइज करने वाली बातें हैं, तो वहां पर सब जगह मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं उनको याद करें, इजीली क्वेश्चन हो जाता है देखते ही। बाकी इसके अलावा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब क्या होगा, कितना होगा। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छे से कवर करना है इन चीजों। थैंक यू अविनाश। लास्ट टाइम पर जो ये आपके साथ हो रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसका एक बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स के साथ घुले मिले, टीचर्स के साथ घुले मिले, और बहुत अच्छे से रहें यार। मस्त रहने से आधी से ज्यादा सॉल्यूशन लाइफ की वैसे ही हो जाती है। और आप लोग तो स्टूडेंट्स जानते हो हम लोग आपको कितना अच्छे से हैप्पी रखते हैं, उसी वजह से हमारे यहाँ से अच्छी रैंक जनरेट होती है। और आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो तो एसेंट में किसी भी टीचर से कभी भी आकर के आप मिलने, इवन अविनाश से आकर मिल सकते हैं। थैंक यू अविनाश जी। थैंक यू सर। पीके सर, आपसे कनेक्ट होना चाहूंगा इसी के रिगार्डिंग। हाँ अविनाशी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ सर। सर एक एनसीईआरटी एक शुरुआत से एक मेजर कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का कि एनसीईआरटी सर सही रहेगा, हम केवल एनसीईआरटी पे फोकस करें, खासकर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, जूलॉजी बॉटनी के अंदर। और स्टूडेंट्स के मेनली क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर कितनी बार हम इसको रिवाइज करें, या फिर क्या टोटली एनसीईआरटी पे फोकस होके रह जाए। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसका क्या रोल रहता है नीट के अंदर? हाँ अविनाश जी, जहाँ तक मैं आपकी बात को सुन पाया, आप कंसर्न्ड हैं एनसीईआरटी की बुक को लेकर, और आप पूछना चाह रहे हैं कि सर ये नीट के अंदर जो एनसीईआरटी की बुकलेट है उसका क्या रोल रहेगा, और किस तरह से इसको पढ़ा जाए ताकि बेटर इसकी हम ग्रेस्पिंग कर पाए।
तो देखिए ये तो पूरे साल भर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं कि हमें एनसीईआरटी जो है लाइन टू लाइन हमें याद करनी है, समझनी है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिनको हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है लास्ट मिनट टॉपिक्स के तौर पर, और जिससे हम एनसीईआरटी को और बेहतर तरीके से हम पकड़ बना सकते हैं। लास्ट मिनट के अंदर आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की है हमारे पास में, इनको अंदर आपको 5 पॉइंट्स का ध्यान देना है। पहला पॉइंट जो आपके आएगा वो है इटैलिक्स में लिखे हुए सारे एग्जाम्पल्स। आप पाओगे कि अलग-अलग चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे मेंशन कर रखे हैं जिनको इटैलिक्स में लिखा गया है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको थॉरोली याद होने चाहिए। एग्जाम्पल्स एक भी आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के ऊपर यानी किसी पॉइंट को लेकर एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल्स को लेकर किसी पॉइंट को, जैसे बेसिडियोमाइस्टीज है या फिर एस्कोमाइस्टीज है, उसके एग्जाम्पल्स या फिर एग्जाम्पल के तौर पर उन क्लास के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड, जो आपको पैराग्राफ देखने को मिलता है, हर एक पैराग्राफ के अंदर कुछ आपके वर्ड्स बोल्ड मेंशन किए गए हैं। ये वही बोल्ड लेटर्स हैं जिनके बाहर आपके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, और आप पुराने साल के पेपर से इन्हीं बात को आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इन्हीं बोल्ड लेटर्स के ऊपर ही आपके मेनली क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इन बोल्ड लेटर्स का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, और प्लस पुराने साल के पेपर में इन पर कैसे आपके क्वेश्चन पुटअप हुआ है या फिर इस पर और किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो एनसीईआरटी के अंदर आपको याद करना है वो है टेबल। टेबुलर जो डेटा है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे आपके कंपैरेटिव डेटा दे रखा है, सेलवाल का कंपैरिजन दे रखा है, चाहे वो एल्गी हो या फिर आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर टेबल दे रखी है। तो टेबल में जो आपकी डेटा दे रखा है वो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है पैराग्राफ के अंदर जो डेटा आता है वो। देखिए 2 तरह के डेटा हैं, एक जो टेबुलर डेटा है और एक जो इनलाइन आपके डेटा देखने को मिल रहा है। तो जो इनलाइन डेटा है वो भी हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट डेट कौन सी है, या फिर ह्यूमन का जीनोम साइज क्या है, या फिर लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, या फिर हम बात कर रहे हैं इवन ईयर्स की। तो मैं तो खुद पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ आउट आपके स्कोर करना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी ईयर मेंशन कर रखे हैं और यहाँ तक कि जितने साइंटिस्ट मेंशन कर रखे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए हर एक क्वेश्चन आपकी काउंट करता है। फाइनल जो 5वां पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए वो है लेबल डायग्राम्स। देखिए औसतन अगर देखा जाए तो आपके पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस जो हैं डायग्राम बेस्ड आ ही जाते हैं। तो आपके डायग्राम की प्रॉपर जो लेबलिंग है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज आपको अच्छी तरह से आती हैं तो एनसीईआरटी आपकी ग्रेस्प पर मानी जा सकती है। प्लस इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए वो है लाइंस को पढ़ते समय आप उस लाइन का इम्प्लीकेंस समझें कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं। आप उन लाइंस को रटिए मत। मैं आपको देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपको थॉरली रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि हमने ये पाया आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि जो पुराने साल के पेपर होते हैं उनके क्वेश्चंस एज इट इज भी पुट अप किए गए हैं, और प्लस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके भी पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लास्ट ईयर ही नीट 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था जी नॉट फेज का, और उसके अंदर आपके दोनों ऑप्शंस थे, सस्पेंड होता है सेल साइकिल से या फिर एग्जिट होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं, और एनसीईआरटी में क्लियरली आपके मेंशन था एग्जिट, ऐसा एक वर्ड लिखा था। पर ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है अब कि अब स्टूडेंट समझता है कि यार वो एग्जिट नहीं है, एक्चुअली वो सस्पेंड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था वेस्ट बंगाल आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में, यानी कि 10 साल जस्ट पहले पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और यही आंसर गया था सस्पेंड वाला। यानी कि अब यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है। तो जब तक आप पुराने साल के पेपर को थॉरली रिवाइज नहीं करते हैं, आप एक्सपीरियंस को जनरेट नहीं करते हैं, बार बार मल्टीपल क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते हैं, तो फिर ये काफी मुश्किल होता है आपके उन लाइंस को समझना। तो एनसीईआरटी की लाइंस को सिर्फ आप रटिए मत, आप उनको अच्छी तरह से समझिए। So the point is not just to learn the NCERT line, but to try to grasp the concept and increase your experience by doing more and more such questions related to the topic, now for getting a clear picture about the NCERT lines. Thank you, Avinash. ओके सर। सर मैं आपसे एसी के आगे एक कंक्लूजन और कंटिन्यू करूंगा। अभी बेसिकली जो एनटीए के जो मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट हुए हैं, करवाए हैं, इनमें और जो स्टूडेंट के नॉर्मली उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जो मार्क्स होता है फ्लक्चुएट करता है। जैसे किसी टेस्ट के अंदर उसने कम स्कोर कर लिया, फिर अगेन अप हो गया। तो जब कम स्कोर होता है थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता ही आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडेंस स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी टेस्ट दे रहे हैं 13 सितंबर की प्रिपरेशन के लिए, और अगेन हमारे पास में जैसे ही मार्क्स कम आता है किसी अच्छे बच्चे का फोन आ जाता है कि सर क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सर मेरा तो स्कोर कम आ गया है, यही स्कोर अगर मेरा नीट में आया तो मुझे नहीं लगता मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या सिलेक्ट हो पाऊंगी।
तो उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ आप सर सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। देखिए, ये तो है ना, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं इस पॉइंट को लेकर कि सर हमारे नंबर इस बार बहुत अच्छे आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करते हैं और कई बार आपके कम नंबर आते हैं। यानी जिस तरह से नंबर में फ्लक्चुएशन आता है, उनके मूड में और उनके मोटिवेशंस में भी फ्लक्चुएशंस देखा गया है। पर एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस बात को नोटिस कीजिए और स्टूडेंट इस बात को नोटिस भी कर रहे हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन है मार्क्स में, वो मार्क्स में एक्चुअली फ्लक्चुएशन नहीं है, वो क्वेश्चंस पेपर में ही फ्लक्चुएशन है। यानी आप एनटीए के पेपर को अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी आपके वेल बैलेंस्ड तो है ही नहीं। यानी कि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हायर साइड पर आ रहा है, एक ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेट लेवल के आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का इम्पैक्ट आ रहा है एग्जामिनेशन के ऊपर और ना कि उनके आपके तैयारी का इम्पैक्ट है ये। आप इस बात को समझिएगा, मैंने स्टूडेंट से कई बार कहा भी है कि जब भी आप एनटीए के पेपर्स देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, देखिए एनटीए के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर और इवन बायोलॉजी के अंदर, जो कि आपके क्वालिटी जो है बहुत अच्छी भी देखी गई है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये पेपर बिल्कुल खराब है। हाँ, आप स्टेट लेवल के क्वेश्चंस को आप साइड में कर दीजिए, बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनका आप खुद का एक क्वेश्चन बैंक जनरेट कीजिए। आपने जो नोट्स बना रखे हैं, उनके अंदर उन पॉइंट्स को लिखिए, आप बार-बार थॉरोली उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाते हैं नीट के अंदर जो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपके दोबारा पूछने पर आप कम से कम वो गलती दोबारा ना करें। और फिलहाल जो रही बात आपके नंबर के फ्लक्चुएशंस की, जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली आपके नंबर का फ्लक्चुएशंस नहीं है, अगर पेपर अगर कंसिस्टेंट आपके लेवल पर होता और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता और इसके अंदर ईज़ी, हार्ड और ये मीडियम क्वेश्चंस का अगर बैलेंस होता, तो आपके नंबर भी हमेशा आपके बैलेंस ही आते और आप कंसिस्टेंटली आप पाते कि आप नंबर को हायर स्कोर कर रहे हैं। ये पेपर के फ्लक्चुएशंस की वजह से ही नंबर में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इससे डिमोटिवेट होने का मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी औचित्य नहीं है। थैंक यू अविनाश। हाँ, इसी में आपकी स्टेटमेंट में मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगा कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगा। नॉर्मली क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, सभी को अच्छा गेम लगता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन लाइक विराट कोहली है, अगर वो कभी 0 पे आउट हो गया, कम स्कोर पे आउट हो गया, इट डजंट मीन कि ही और शी इज नॉट कैपेबल टू स्कोर इन नेक्स्ट मैच। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट मैच में सेंचुरी नहीं मार सकता, अगर पहले मैच में या दूसरे मैच में उसका स्कोर 0 रहा है या फिर कम रहा है तो आप आपके स्कोर अगर कम आया है तो पॉइंट आउट करो आपके चैप्टर्स को कि क्या कारण थे, किन टॉपिक्स को मैं नहीं कर पाया जिसकी वजह से ये स्कोर कम रहा है, और उन पे वर्कआउट करके और नेट के लिए आगे प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें। राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पवन सर शायद अपन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं सर। नहीं, मैं हूं यार। पवन सर, पवन सर है। हाँ है सर। पवन सर, लास्ट में सर सेशन को अपन अब एंड करने से पहले एक कुछ जरूरी गाइडेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स की अगेन एंड अगेन डिमांड आ रही है कि सर क्या रहेगा नीट का, कैसे लास्ट मोमेंट पे अपन तैयारी कर लें, या फिर कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें सर। बिल्कुल, जैसे अभी आप कह रहे थे कि विराट कोहली एक अच्छा बल्लेबाज है, लाइक हम यही चीजें लाइफ में अपनाएं। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि यार कभी कभी पेरेंट्स भी आपको डांट रहे हैं आजकल, जैसे मेरे पास में जो सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं स्ट्रेस वाले इवेंट्स के हैं। तो देखिए, इस कोविड की वजह से हर आदमी स्ट्रेस में है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में है, इवन आप और हम सभी तो स्ट्रेस में है कि भाई सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो उस चीज को आप अदरवाइज ना ले और थोड़ा सा उसको सीखने की कोशिश करें। आप जैसे आपने बात बताया कि विराट कोहली अच्छे से खेले, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन भी तो हम विराट कोहली से ही कर रहे हैं। हम 9th या 10th नंबर पे जो प्लेयर खेलने आता है उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, अगर आप वास्तव में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट नहीं होते तो 10th के बाद या तो आपका कहीं सब्जेक्ट चेंज हो जाता, इवन आप बहुत ही कमजोर होते तो आपको ओपन से 12th पास करवाया जाता। इसलिए अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखिए, और उम्मीद उसी से की जाती है जो उम्मीदों को पूरा करता है। तो आपसे उम्मीद है, और अपने आपको इतना आप मेहनत पे ले जाओ अभी कि हर जर्रे जर्रे में ढूंढ लूं मैं, अगर तू कहीं मिल जाए मुझे, और वो आपका सिलेक्शन है। ठीक है ना? तो आपको कहीं मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स डांट देते हैं तो कह दो पापा 1 महीने बाद देखना, मैं कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह मिलूं। एंड देन उस केस में पेरेंट्स को भी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार पेरेंट्स कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को फोन आते हैं, नहीं पापा तो कुछ भी नहीं कहते, मदर कुछ भी नहीं कह रही, बहुत अच्छा है। तो ऐसा हेल्थी एनवायरनमेंट अगर बच्चे बनाए रखेंगे, और जहां कहीं डाउट आए हम लोगों से आप भी फ्रैंक कॉल करें, बात करें, व्हाट्सअप कर दें, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। जैसा एसेंट हमेशा एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर जनरेट करके आया है, हमारी ये क्वालिटी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को अगर हम देखें, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरह से बच्चा हमसे खुल करके रहता है, बढ़िया अच्छी बात कर लेता है, कहीं भी थोड़ी सी स्ट्रेस होती है बोल देता है सर मुझे आप अच्छे से गाइड कीजिए, मैं और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। तो आप उसी सिनेरियो को रखें, बस हम सामने नहीं है तो क्या है,
लाइक हमेशा मेजर टेस्ट होते थे, तो शाम को हम लोग जो हमारा एक ओपन सेमिनार टाइप बच्चों के साथ करते थे कि जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो सोल्व हो जाए, आप लोग उसी तरीके को समझिए और बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे बच्चों के जो आप कांटेक्ट में ही रहें, इधर उधर नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में लास्ट में नहीं जाए, और अच्छे से मस्त रह करके तैयारी करें। ऐसा कोई नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक ले, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू अविनाश। ओके सर, के एस राव करके हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कमेंट आया है कि सर आप लोग एक सेशन लीजिएगा काउंसलिंग से रिलेटेड भी, एम्स, जिपमर और एएफएमसी और गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। के एस राव सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है आफ्टर नीट एग्जामिनेशन, हम लोग स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करते हैं काउंसलिंग के अंदर, ताकि जो भी स्टूडेंट एज पर देयर मार्क्स जो कॉलेज डिजर्व करता है उस कॉलेज तक वो पहुंच सके। पर्सनली स्टूडेंट्स हमसे आके मिलते हैं, तो आपका जैसा सजेशन है कि हम लोग इस पे एक वेबिनार भी कंडक्ट करें, श्योरली हम लोग एक वेबिनार इस पे कंडक्ट करेंगे ताकि काउंसलिंग में भी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम हेल्प मिल सके। सर मैं कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के देख लेता हूं सर जी। केमिस्ट्री के लिए किसी ने लिखा है, केमिस्ट्री में नेक्स्ट सेशन अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही होगा, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए नेक्स्ट वेबिनार का, मे बी नेक्स्ट संडे वी विल कंडक्ट दैट वेबिनार। नहीं सर, मैक्सिमम पॉइंट्स अपने कवर हो चुके हैं, तो इस सेशन को मैं अब एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू सर। आप लोगों की अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, फिर भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और आज स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन कंडक्ट करवाया सर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स जो आज हमसे लाइव बने रहे, हमसे लाइव जुड़े रहे, और सारी बातें जो भी हमारे गेस्ट ने आप लोगों को बताई आप लोगों ने ध्यान से सुनी। आई होप सो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आप सभी लोग सिलेक्ट हो, अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोग क्वालिफाई करें। थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय। थैंक्स अ लॉट।